राधनपुर एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, टूटी हुई दीवारें और चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन जगन के दिमाग में अंधेरा तो काफी पहले ही उतर चुका था। जगन खेत के किनारे बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी नजर सामने जमीन पर नहीं, बल्कि अपने सपनों के कोने में खोई हुई थी। थोड़ी दूर पर गांव के कुछ बुजुर्ग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। पुराने जमाने में यहाँ कोई राजा रहता था। लुटेरों से बचाने के लिए उसने अपना सारा धन जमीन में दबा दिया, पर वो धन आज तक किसी को नहीं मिला। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उस धन की रक्षा धन पिशाचनी करती है। ये शब्द जैसे जगन के कानों में गूंज गए। उसने बीड़ी को पैर से मसल दिया। उसका गला सूख गया। धन धन पिशाचनी रक्षा। उस रात जगन सो नहीं पाया। जैसे ही आंखें बंद करता, उसे सोने के सिक्के गिरने की आवाज सुनाई देती, छन छन छन, और उन्हीं सिक्कों के बीच एक औरत की डरावनी हंसी गूंज उठती। अगली सुबह जगन बिना किसी को बताए जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से टूटकर जमीन पर गिर रही थी। दूर से ही भैरवनाथ की झोंपड़ी नजर आई। बाहर जानवरों की हड्डियां, सूखे खून के दाग और लटकती हुई खोपड़ियां थीं। जगन के कदम एक पल के लिए रुक गए। दिल ने कहा वापस लौट जाओ, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। झोंपड़ी के अंदर हवा भारी थी। धूप, घी और किसी पुरानी सड़ी हुई बदबू से भरी हुई। भैरवनाथ आग के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आवाज सीधा जगन के सीने में उतर गई। बोल, कौन सी भूख तुझे यहाँ खींच लाई है? गांव में खजाना है, मुझे चाहिए। भैरवनाथ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन आंखों में इंसानियत का जरा सा भी निशान नहीं था। कुछ पल वो चुप रहा, फिर जमीन पर अजीब सी रेखाएं बनाने लगा और धीमी आवाज में बोल पड़ा, खजाना है, पर वो जिंदा चीज नहीं। उसका मालिक कोई और है। जो भी चाहिए दे दूंगा। भैरवनाथ हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, तब सुन, मुझे चाहिए एक शुद्ध लड़की और 3 बलि, गर्भवती मुर्गी, बकरी और गाय। बब्बन का चेहरा पीला पड़ गया। कालनाथ ने सीधा आंखों में देखकर कहा, अगर एक भी चीज कम हुई तो जो निकलेगा वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बब्बन ने बस एक शब्द बोला, मंजूर। और उसी पल उसने अपनी रूह का एक हिस्सा बेच दिया। रात थी, दिया हल्की रोशनी दे रहा था। बब्बन चुपचाप बैठा था। उसकी बीवी उसके चेहरे को देखकर समझ गई, कुछ बहुत गलत है। बोलो, क्या हुआ? जगन ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। खजाना, तांत्रिक और बलि। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, उसकी बीवी का चेहरा सफेद पड़ता गया। पर लड़की, ऐसी लड़की कहां से लाएंगे? बब्बन ने आंख ऊपर उठाई। मुन्नी, बीवी जैसे पत्थर हो गई। पागल हो गए हो? वो मेरी छोटी बहन है। कल ही उसका पहला मतलब वो तो बच्ची है। बब्बन की आवाज सख्त हो गई। बच्ची नहीं है, अब किस्मत ने मौका दिया है। बीवी रो पड़ी। ये पाप है बब्बन, भगवान माफ नहीं करेगा। बब्बन जमीन पर मुक्का मारकर बोला, भगवान ने आज तक क्या दिया है हमें? गरीबी, भूख, बेइज्जती। कमरे के बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। हवा दरवाजे से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। उसकी बीवी ने आंखें बंद कर लीं। उसकी खामोशी ही उसकी हां बन गई। और उसी रात घर के बाहर कहीं दूर एक औरत की हल्की सी डरावनी हंसी गूंज उठी।
पूर्णिमा अब सिर्फ 3 दिन दूर थी, लेकिन रंधनपुर गांव पर जैसे पहले ही कोई बोझ सा छा गया हो। जगन सुबह बाजार गया और एक गर्भवती मुर्गी ले आया। मुर्गी उसके हाथ में फड़फड़ा रही थी, लेकिन जगन के मन में अजीब सी शांति थी, जैसे हर धड़कन उसे उसके खजाने के और करीब ले जा रही हो। अगला दिन एक गर्भवती बकरी के साथ आया। बकरी घर के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बार बार जगन पर टिक जाती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रात को गुड़िया ने अपनी दीदी से धीरे से पूछा, दीदी, ये बकरी इतनी परेशान क्यों लग रही है? जगन की बीवी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तीसरे दिन एक गर्भवती गाय भी घर आ गई। गाय ने दहलीज पर रुककर ऐसी नजर डाली जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। उस रात गुड़िया को तेज बुखार आ गया। दिया बार बार खुद ही बुझ जाता था। डर के बीच हिम्मत जोड़कर जगन की बीवी ने धीरे से कहा, अभी भी रुक जाओ, सब ठीक नहीं लग रहा। बब्बन ने सिर्फ इतना कहा, देर हो चुकी है। आसमान में आधा चांद चमक रहा था और आखिरकार पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। जगन आगे चल रहा था, हाथ में टॉर्च और दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर, जमीन के नीचे दबा हुआ सोना। गुड़िया चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। उसके कदम भारी थे, जैसे जंगल खुद उसे हर कदम पर रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी बीवी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो, लेकिन हर बार बस पेड़ और झाड़ियां ही नजर आती थीं। तभी गुड़िया ने धीरे से कहा, दीदी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। दीदी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ता पतला होता गया, पेड़ और पास आते गए और हवा